दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और आज हम पढ़ेंगे अपने सेशन में हम पढ़ेंगे वारंट के बारे में। तो एक एडिज है कि नया दिन है नई बात करेंगे, नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार के सोए थे आज फिर नई शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अपने असफलताओं से आप डरिए मत। एग्ज़ाम देना, फेल होना, ये एग्ज़ाम देना आपके हाथ में है, स्टडी करना आपके हाथ में है, कंट्रोल करना अपने हाथ आपके हाथ में है, प्लानिंग करना आपके हाथ में है, रिजल्ट लाना आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट तो जो आयोग है भाई डिसाइड कर रहा है, तो हमारे हाथ में जो है वो हमें करना चाहिए। और अपने असफलताओं से आप नाराज न हो, अपने असफलताओं से आप खुद को दुखी न रखें। उस असफलताओं को एक ऐसा हथियार बनाएं जो अगले एग्जाम में तलवार के जैसे काम करें। महात्मा गांधी, आप सोचिए, जब हमारे देश को आज़ाद करवाने में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चालू किए, सबने अवज्ञा आंदोलन चालू किए, बहुत से सम्मेलन किए और हर बार क्या निराशा यानी असफलता ही उनको मिलती गई। लेकिन जब लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो वह भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा सफल हुआ कि आज हम और आप इंजॉय करते हैं, फुल्ली स्वतंत्रता का खूब इंजॉय करते हैं, फुल्ली स्वतंत्रता का अनुभूत करते हैं। तो इसलिए अपने असफलताओं से आप घबराएं ना, उसको हथियार के रूप में प्रयोग करें। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे वारंट। वारंट जब हम पढ़ेंगे तो ये भी अध्याय सीआरपीसी के अध्याय 6 में 6 का ख प्रोविजन ख है, जिसमें आज हम गिरफ्तारी वारंट के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे एक मिनट जरा सोच लिए, वारंट का काइंड क्या होता है, वारंट कितने प्रकार के होते हैं। तो वारंट 3 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। पहला गिरफ्तारी वारंट, 70 से 81 सेक्शन 70 से 81 गिरफ्तारी वारंट, इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है, यही हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट पेशी वारंट 267, तलाशी वारंट। तलाशी वारंट आप पढ़ेंगे 93 से 95, पेशी वारंट है। और हमें आज पढ़ना है 70 से 81 में अपना गिरफ्तारी वारंट। अब आप देखिए, अच्छा एक चीज़ है कि एक ट्रांजिट रिमांड के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है। इस जब आप वारंट पढ़ेंगे तो वारंट में ट्रांजिट रिमांड के बारे में बहुत चीज़ें जब आप डीपली पढ़ेंगे बुक्स में तो ट्रांजिट रिमांड की बात की गई है। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिट रिमांड। जब न्यायालय, मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश हम स्टेट है, हमारा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है, यानी हम यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी के किसी न्यायालय के द्वारा जब वारंट निकाला जाता है और वारंट में नामित व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है और वह व्यक्ति मान लीजिए बिहार में है, तो बिहार जब यहाँ से वारंट जाता है तो बिहार के पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। और देखिए, अब एक प्रोविजन भी है भाई, हमारे संविधान ने भी कहा है 22 में कि भाई जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे अविलंब क्या करना है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो अब देखिए ट्रांजिट रिमांड में क्या होता है कि अब तो हमारा यूपी क्या किया, यूपी के किसी कोर्ट के द्वारा वारंट निकाला गया और जो अभियुक्त है वो कहाँ है, बिहार में। और बिहार में जब वारंट वहाँ जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ के पुलिस अधिकारी अब यहाँ यूपी में तो ला नहीं पाएगी 24 घंटे के अंदर, ट्रैफिक है, अन्य भी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, तो यहाँ तो ये ला नहीं पाएगी। तो ये क्या करती है पुलिस, जो बिहार की पुलिस होगी वह 24 घंटे के अंदर जो वहाँ पे गिरफ्तार यानी अभियुक्त बिहार में जिस स्थान पे गिरफ्तार किया जाता है उस स्थान के जो लोकल मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने प्रस्तुत करेगी। तो जब उनके सामने प्रस्तुत करेगी तो मजिस्ट्रेट साहब करेंगे भाई इस अभियुक्त को स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय के सामने पेश करना है। तो अब पुलिस कहेगी कि सर ये तो यूपी का है, तो हम कैसे इतना जल्दी 24 घंटे में कैसे पेश करेंगे, वहाँ पे कैसे पेश कर पाएंगे। तो यह जो लोकल जो मजिस्ट्रेट साहब जो उस स्थान के होंगे, जो स्थानीय अधिकारिता के, वह इन लोग पुलिस अधिकारी से पूछेंगे कि ये बताइए यूपी क्या है अभियोग। तो यूपी में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का मान लीजिए है, हमारे जिले का कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ आपको ले जाने में मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे पुलिस अधिकारियों को कि बिहार से और कुशीनगर तक ले जाने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए पुलिस अधिकारी कहेगा श्रीमान 10 घंटा लगे, 12 घंटा लगेगा।
तब क्या करेंगे, वहाँ के जो लोकल मजिस्ट्रेट साहब रहेंगे वह 8 घंटा, मान लीजिए पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 10 घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा, तो वो क्या करेंगे 2 घंटा एक्स्ट्रा, 1-2 घंटा बढ़ा के इन्हें रिमांड दे देंगे। कहेंगे ठीक है भाई, आप लोग कह रहे हैं 8 घंटा लगेगा, तो हम क्या करते हैं आपको 10 घंटा देते हैं। तो वह 10 घंटा में जो स्थानीय अधिकारिता यूपी यानी कुशीनगर में पेश करना हो, तो वही क्या करते हैं वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट साहब पुलिस अधिकारियों को रिमांड दे देते हैं 8 से 10 घंटा के लिए, कि आप 8-10 घंटे में अभियुक्त के स्थानीय न्यायालय अधिकारिता में पेश करें, और इसी को ट्रांजिट रिमांड करते हैं। ये ट्रांजिट रिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आपने देखा होगा कि यूपी का एक योगी जी के समय में वो थे, कौन, कोई गैंगस्टर थे, पता ना कहाँ, वो दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे, तो उनको यहाँ के स्टेट के पुलिस पंजाब में गए थे, पंजाब में पकड़े गए थे, तो यहाँ की पंजाब पुलिस जब यहाँ ला रही थी तो वही ट्रांजिट रिमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी एक सिंपल तरीके से यही आप कह सकते हैं कि ट्रांजिट रिमांड वह रिमांड है जिसमें एक राज्य की पुलिस अभियुक्त को अभियुक्त के राज्य पुलिस को सौंपती है, यही बस है। और इसके साथ ही आज हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम गिरफ्तारी वारंट। अब देखिए यहाँ चीज़ें, गिरफ्तारी वारंट भी 2 प्रकार का होता है, एक जमानती वारंट, एक अजमानती। अब मान लीजिए जमानती अपराध किए हैं तो उसमें जमानती वारंट हो जाएगा, अजमानती किए हैं तो उसमें नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट क्या करती है, निर्देश कर देती है। तो यहाँ एक चीज़ें है। अच्छा एक चीज़ है, आप सोचिए, जमानती अपराध और जमानती अपराध का परिभाषा कहाँ किया गया, डिफाइन कहाँ किया गया, तो आज जब पढ़ेंगे 2A जब पढ़ेंगे प्रोविजंस सीआरपीसी के सेक्शंस 2 पढ़िए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वीडियो में आप जाके पढ़ सकते हैं, हमारे जो चैनल है अतुल बाबा लाई जी क्लासेस, उस पर जब जाएंगे और लिस्ट निकालेंगे तो सीआरपीसी की पिछले की जितने भी वीडियो हैं सब आपको शो करेगा और आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गिरफ्तारी वारंट कब जारी किया जाता है। न्यायालय गिरफ्तारी वारंट कब जारी करता है, तो जब मान लीजिए न्यायालय अभियुक्त को उपस्थित के लिए सम्मन जारी कर दिया, सम्मन भेजने पर अभियुक्त नहीं आया, तो क्या करता है न्यायालय, सम्मन के बाद गिरफ्तारी वारंट भेजता है। और गिरफ्तारी वारंट, अच्छा एक चीज़ बताइए, सम्मन से पहले क्या न्यायालय डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट भेज सकता है? हाँ एकदम भेज सकता है। अब पूछिए कैसे, तो सेक्शन जब आप पढ़ेंगे सीआरपीसी सेक्शन 87, तो 87 में कहा गया है कि न्यायालय बाध्य नहीं है सम्मन करने के लिए, वह चाहे तो वारंट भी कर सकता है। कब? जब अभियुक्त फरार होने वाला हो या सम्मन का पालन करने वाला न हो, न्यायालय को समाधान जब हो जाएगा तो 87 का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान से पढ़िएगा, एक 70 से 81 तक हमें पढ़ना है। 70 कहता है वारंट का प्रारूप और अवधि। तो 70 में कहा गया है कि जो वारंट होगा वह लिखित में होगा, पीठासीन अधिकारी का साइन होगा, एक ही प्रतिलिपि में होगा। सम्मन हमने पढ़ा था तो 2 प्रतिलिपि में था, लिखित में था, सब चीज़ें था, मोहर मुद्रा। यहाँ पर सिर्फ एक प्रतिलिपि में होगा, लिखित होगा, पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर होगा उस पर, और उसमें वारंट जिन व्यक्ति के नाम से होंगे उस व्यक्ति का नाम होगा, उसने कौन सा अपराध किया है उनका भी वर्णन होगा, सेक्शनों का वर्णन होता है वारंट में, कि आईपीसी के सेक्शन 376, 75 ऐसे जो भी हो सेक्शन का वर्णन किया जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि अवधि भी बताया गया कि भाई वारंट का निष्पादन करना है तो कब तक वो लागू रहेगा। तो जब तक वारंट का निष्पादन नहीं हो जाता वारंट का होगा परिवर्तन में रहेगा, यानी प्रोसीडिंग उसका चालू ही रहेगा। 70 पढ़ ली। 71 में कहता है कि प्रतिभूत के लिए निर्देश। अब देखिए, जब कोर्ट वारंट भेजती है, वारंट जब जारी करती है, तो वारंट में ही अगर बेलेबल ऑफेंस हो तो वह क्या करती है कि वारंट में ही पृष्ठांकन कर देती है कि अभियुक्त चाहे तो बंध पत्र निष्पादित करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो तो उसे बंद पर निष्पादित करेगा तो कोर्ट उसे जमानत पर क्या कर देगी, छोड़ देगी। यानी 71 में कहा गया है कि वारंट के साथ प्रतिभूत के लिए भी निर्देश कर सकती है न्यायालय बता सकती है कि आप आइए। आप कई बार देखे होंगे जब वारंट आता है तो पुलिस अधिकारी कहते हैं भाई
अपना प्रतिभूत आप दे दीजिए, बेल बॉन्ड दे दीजिए और मेन टाइम में आके न्यायालय से आप पूरा प्रोसीडिंग ओके करवा लीजिए। तो कई बार देखते होंगे आप पीबी पे पर्सनल पीबी ले लेती है पुलिस कि भाई उन्होंने कहा है ठीक है हम कोर्ट में आएंगे, अपना बेल बॉन्ड पूरी जमा करेंगे, कोर्ट में पूरा जो भी प्रोसीडिंग है जो भी कंडीशन कोर्ट लगाए हम मानेंगे, बंद पत्र निष्पादित करके कोर्ट आपको छोड़ देगी। तो ये अब 71 में बताया गया है। तो कई बार कोर्ट में आप BW का प्रयोजन करते हैं कि सम्मन हुआ, श्रीमान सम्मन के बाद हमारे जज साहब होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, BW भेजते हैं। तो BW एक तरीके से BW का वर्णन इसी सेक्शन में आप देखेंगे। तो BW बेलेबल वारंट इसे कहते हैं, यानी यह वारंट पुलिस अधिकारी को यह पावर दे देती है कि आप बेल बॉन्ड लेके अभियुक्त को छोड़ सकते हैं अगर वह बेलेबल ऑफेंस किया है। तो आप देखिए छोड़ सकते हैं का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे ही छोड़ दिए, एक टाइम लिया जाता है कि आप कोर्ट से आकर ऐसे कोर्ट आपको छोड़ देगी और वहाँ उनकी उपस्थिति के लिए पुलिस अधिकारी टाइम लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे 72 वारंट किसको निर्देशित होंगे। अब वारंट किसको देगी कोर्ट, जब वारंट निकलती है तो किसको देगी भाई, पुलिस को देगी। और पुलिस लेके वारंट पुलिस को देगी, कहेगी जा भाई लेके आवा इनके इनके नाम बा। अच्छा एक चीज भाई, वारंट वारंट है क्या, तो वारंट न्यायालय के द्वारा लिखित और आदेशित, लिखित और मुहर युक्त ऐसा आदेश है जिसमें ऐसा आदेश है जो पुलिस अधिकारी और या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करती है कि वह वारंट में नामित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें, प्रेजेंट करें। हमने सम्मन पढ़ा था, देखिए सम्मन पढ़े हमने, जब सम्मन स्टडी किया था अपने बैक सेशन में, तो उसमें कहा भाई कि अभियुक्त की उपस्थिति में ही विचारण ट्रायल किया जाना चाहिए, अभियुक्त को प्रतिरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो उपस्थित के लिए हमने पढ़ा था कि अभियुक्त को उपस्थिति न्यायालय के समक्ष उपस्थिति प्रेजेंट करवाना है। तो सम्मन पहला है, दूसरा वारंट है, तीसरा बेल बॉन्ड है, चौथा आप उर्की उर्की है जो 82-83 है, इनमें आप कर सकते हैं। तो वारंट किसको निर्देशित होगा, पुलिस अधिकारी को होगा। और पुलिस अधिकारी जाएंगे भाई अपना काम करेंगे, वारंट में नामित व्यक्ति को पकड़ के लाएंगे, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। 73 कहता है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित होंगे। अब देखिए 73 कहता है कि वारंट पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को निर्देशित दिया जा सकता है कि भाई वारंट का निष्पादन करवाएं। कब, अब देखिए ये काम करना हो अन्य व्यक्ति को कौन देगा, CGM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उस कंडीशन में अन्य व्यक्ति को भी वारंट निर्देशित कर सकते हैं जब कोई ऐसा अपराधी जो सिद्धिदोष हो, ऑलरेडी सजा भुगत रहा हो, उद्घोषित हो, जो मोस्ट वांटेड हो या अजमानती अपराध का अभियुक्त हो, तो इस कंडीशन में सीजी हमारे चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस नहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है, वारंट निर्देशित कर सकता है। तो ये 73 इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें दूसरा देखिए व्यक्ति पालन करेगा। अब जब वारंट मिल गया किसी अन्य व्यक्ति को भी, तो वो वारंट का क्या करेगा, पालन करेगा और गिरफ्तार। अब मान लीजिए पुलिस को न तक किसी व्यक्ति को हमारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्या किया, किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, भाई ले जा पकड़ के लिया हुआ जेके नाम बा। तो जब जाएगा तो उसको पकड़ेगा, तो उसका काम है नहीं है कि पकड़ के अपने घर बैठा ले गया या फोन करेगा या 2 दिन बाद, उसका काम है तुरंत पकड़ेगा और संबंधित थाने के पास पेश करेगा। अब देखिए 74 कहता है, 74 पढ़ा ने पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, पुलिस अधिकारी को मान लीजिए कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को वारंट भेज दिया कि संबंधित पुलिस थाना में वारंट गया कि अभियुक्त को आप पकड़ के लाइए। तो यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि पुलिस अधिकारी को जो वारंट दिया गया हो वही पुलिस अधिकारी जाए, किसी अन्य पुलिस अधिकारी को भी ये 74 सेक्शन में भेजा जा सकता है कि भाई आप जाएं और ये कहीं और बिजी हैं। मान लीजिए थाने पे वारंट जाता है तो थाने पे पहुंच गया, तो थाने के बाहर साधक अधिकारी का ना कर्तव्य बनता है कि किसको भेजे, तो वह ये 74 का प्रयोग करके किसी अन्य को भेज सकता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को भेज सकता है जो वारंट के लिस्ट में उसका नाम हो, प्रोसीडिंग लिस्ट में नाम हो। 74 75 पढ़िएगा वारंट का सार की सूचना।
अब ये बताइए 75 कहता है कि वारंट, अगर वारंट निकल गया, ए एक अभियुक्त है उसके नाम से वारंट निकल गया, आप ए को गिरफ्तार करने चले गए और ए के सामने जब आप गए तो आप ए को पकड़ेंगे, कहेंगे भाई आपको न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट करवाने के लिए वारंट है, तो पूछेगा ना क्यों है भाई, हमने क्या किया, हमने कौन सा अपराध किया है कि आप हमें अरेस्ट करने आए। तो 75 कहता है ये आपका कर्तव्य है कि आप बताइए, ए को बताइए कि आपने चोरी किया है, आपने किसी के साथ मारपीट किया है, जो भी उसने अपराध किया है आपको वहाँ पे उसको बताना पड़ेगा, ये आपका ड्यूटीज है, और बताने के बाद ही आप उसको अरेस्ट करेंगे। अब 76 कहता है कि अगर ठीक है आपने बता दिया और गिरफ्तार भी कर लिया, तो गिरफ्तार कर लिए तो 76 कहता है न्यायालय के समक्ष अविलंब लाएंगे। वारंट, कोर्ट ने वारंट इशू किया, निकाल दिया, वारंट जारी किया, आपने उस वारंट के निष्पादन में अभियुक्त को क्या किया, गिरफ्तार भी कर लिया। अब जब देखिए 76 यहाँ पढ़ने और सोचने वाली चीज़ ये है कि 76 के साथ आप 57 भी पढ़िए और आर्टिकल 22 भी पढ़िए। अब पूछिए क्यों 76, जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो वारंट के, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। 57 CRPC 57 कहता है। लेकिन 76 क्या कहता है, जब ऐसे व्यक्ति अभियुक्त को वारंट के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उससे, अब देखिए 76 57 में अंतर यही है कि 57 बिना वारंट के अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ले जाइए, और 76 कहता है वारंट के साथ अगर आपने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे का, यानी विलम्ब आपको नहीं करना है, सीधे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। और आर्टिकल 22 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यानी अगर पुलिस अधिकारी इन प्रोविजनों का पालन नहीं करता है तो गिरफ्तार व्यक्ति या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट फाइल कर सकता है, और पुलिस अधिकारी IPC की सेक्शन सदोष परिरोध का दंड होगा जो 342 में दिया गया, सदोष परिरोध का दंड से उसे दंडित किया जाएगा। तो यह कानून के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और ख़ास करके जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो अधिवक्ता हैं, उन्हें तो जानना एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कानून जान गए तो आप सर्वोच्च हैं। तो ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है। 77 का रहा है कि वारंट का निष्पादन आप कहाँ करेंगे, तो जहाँ अभियुक्त मिल गया, पकड़ लिए, भारत के किसी भी स्थान में वारंट का निष्पादन कर सकते हैं। 77 जैसे मान लीजिए हम कुशीनगर के हैं, कुशीनगर जिले में अभी वारंट निकल गया, एक व्यक्ति है कुशीनगर का, वो मान लीजिए देवरिया जिला में मिलता है, देवरिया जिला किसी भी क्रॉसिंग चौराहा मिलता है, तो आप वहीं पे पकड़ के घस दे, पकड़ लिए, लेके चले आइए। अब 78 का अधिकारिता के बाद, अब ध्यान से सुनिएगा, ये 78 और 79, 78 और 79 दोनों चीजें एक ही हैं, बस अंतर देखिएगा कितना छोटा है। 78 कहता है अधिकारिता के बाहर, अब मान लीजिए कुशीनगर के जज साहब ने अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया, और अभियुक्त देवरिया जिला में ऐश कर रहा है, यानी देवरिया जिला में बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, तो ये क्या करेंगे कि डाक के द्वारा, कुशीनगर के जो जज साहब होंगे वो डाक के द्वारा कर, वहाँ के देवरिया के जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जो SP साहब हैं, जो पुलिस आयुक्त हैं, उनको डाक के द्वारा वारंट प्रेषित करेंगे। और जब वारंट वहाँ जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस अधीक्षक के पास या पुलिस आयुक्त के पास, तो वह उस वारंट पर पृष्ठांकन, जो वारंट होगा उस पर क्या करेंगे, पृष्ठांकन, यानी अपने नाम का सिग्नेचर करेंगे, नाम लिख देंगे, और उसका प्रोसीडिंग यानी उसका निष्पादन करेंगे, अभियुक्त को पकड़ने का काम करेंगे। और जब मान लीजिए अब इन्होंने तो भेज दिया भाई कि हम तो वहाँ कुशीनगर के जिला जो जज साहब हैं, कुशीनगर की जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वह उनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ कुशीनगर तक है, और वो देवरिया में तो उसका प्रयोग करेंगे नहीं, तो वह इसी माध्यम से 78 भी इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए कई बार आप कोर्ट में हम लोग पेश कराते हैं फाइलें, तो पता चलता है अभियुक्त कहाँ है, तो हम लोग कुशीनगर में करवाना है, और अभियुक्त गोरखपुर है, दिल्ली है, लखनऊ है, तो हम डाक के माध्यम से देखते होंगे SP को, वहाँ के पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर करते हैं। तो यही सेक्शन काम आता है। हमें पता रहता है सब करना, लेकिन सेक्शन हमें पता नहीं रहता कि सेक्शन कौन सा आएगा, तो यही सेक्शन काम आता है।
और एक चीज़ है, जब हम ये भी प्रोसीडिंग है, ये भी एक नियम ही है कि सभी दस्तावेज भेजेगा। जो भी वारंट निकालने के बेस है, वारंट क्यों निकाला गया है, जो दस्तावेज के बेस पर वारंट निकाला गया है, वो दस्तावेज भी वह क्लास 2 में भेज सकते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब या कुशीनगर के जो भी होंगे। अब आप सोचिए, हांगकांग में एक अभियुक्त है। हांगकांग में वो क्या करता है कि मान लीजिए अभियुक्त है, कुशीनगर जिला का है, और कुशीनगर जिला में क्या किया, अपराध किया, किसी को मार दिया, चोरी डकैती कोई भी अपराध कर दिया, कुशीनगर का है, कुशीनगर में अपराध किया, और कल हांगकांग गया, विदेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, सऊदी अरब चला गया। तो अब हमें उसको पकड़ने के लिए जो वारंट निकलेगा, तो वह वारंट का निष्पादन हम कैसे कराएंगे, तो विदेश मंत्रालय के संबंध, यानी हमें उसको लाने के लिए विदेश मंत्रालय से हेल्प लेंगे। और विदेश मंत्रालय जो हमारा है, वह वारंट को, मान लीजिए अभियुक्त हांगकांग है, तो हांगकांग के जिस भी जिले में होगा, जहाँ जिस स्थान पे होगा, उस स्थान के जो प्राधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, एसपी होंगे, जो पुलिस आयुक्त होंगे, तो हमारा विदेश मंत्रालय उनके पास वारंट भिजवाएगा और कहेगा भाई ये अभियुक्त हमारे जुरिडिक्शंस का है, हमारे कंट्री का है, आप हमारे इसे पकड़ के हमें सुपुर्द करें। तो ये चीज़ें 78 में। अब 79 में देखिए, 79 में भी अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन करवाना है, और 78 में भी अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन करना है। 78 में क्या होता है, सीधे यानी न्यायालय सीधे वहाँ के एसपी को भेज देता है, कहता है आप पकड़वा के हमारे अभियुक्त वापस कीजिए। लेकिन वो 79 में क्या करता है, कुशीनगर जिले का जो न्यायालय है, वो मान लीजिए वो सीधे क्या करता है, वो 79 में खुद नहीं भेजता है, वो 79 में क्या करता है, अपने पुलिस अधिकारी को वारंट देता है और कहता है आप जाइए और देवरिया में जो अभियुक्त छिपा हुआ है, बैठा हुआ है, उसको पकड़ के लाइए। समझिएगा ये पॉइंट दोनों कितना इंपॉर्टेंट है। 78 में खुद भेज देता है, और 79 में क्या करता है, कुशीनगर, मान लीजिए कुशीनगर के जस्ट सामने वारंट निकाल दिया, अब देवरिया में बैठा है अभियुक्त, तो अब करेंगे क्या, तो ये कहेंगे अपने पुलिस, जो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं जो वारंट का निष्पादन करेंगे, उनको कहेंगे भाई कि आप जाइए और वहाँ से, यानी दूसरे जुरिडिक्शन से जो बाहर हैं, उनको अभियुक्त जो है उनको पकड़ के लाए। तो मान लीजिए देवरिया जाएंगे, तो अब आप सोचिए, कुशीनगर के एक कोई भी अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो या जिला जज हो, अब देवरिया पहुँचते हैं तो कैसे वहाँ अपने शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अब ये तो पहुंच गए, जहाँ अभियुक्त है वहाँ पहुंच गए, और अभियुक्त जहाँ रुका हुआ है, वहाँ के जो स्थानीय थाने हैं, थाने के पुलिस हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उनसे लोग क्या करेंगे, वारंट पे सिग्नेचर लेंगे, पृष्ठांकन सहित वारंट पर साइन करवाएंगे, और वहाँ के पुलिस अधिकारी, भारसाधक अधिकारी साइन करेगा, और जो ही साइन कर देगा वारंट पर, ये हमारे कुशीनगर के जो पुलिस अधिकारी होंगे, इन्हें अधिकार मिल जाएगा, ये अपने आप को अधिकार के स्वरूप प्राधिकृत हो जाएंगे, और उस व्यक्ति को पकड़ने का काम चालू कर देंगे, और किसी प्रकार कोई हेल्प लेना है तो सेकंड में वह हेल्प भी लेंगे। और बिना पृष्ठांकन, अब आप सोचिए, कुशीनगर के जज साहब ने वारंट निकाल दिया भाई कि अभियुक्त को तुरंत पकड़ के लाइए, बहुत ज़रूरी है उनको अभियुक्त को पकड़ के लाना है, और वो अभियुक्त कहाँ है, गोरखपुर में है। तो अब कुशीनगर के पुलिस अधिकारी सीधे भागते हुए जाएंगे गोरखपुर। अब गोरखपुर जाएंगे, और वहाँ पे जाके वहाँ के जो स्थानीय पुलिस अधिकारी, भारसाधक अधिकारी, एसपी साहब हैं, उनसे परमिशन लेंगे। इतना सब करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यही सेक्शन कहता है, अगर बहुत नेसेसरी अभियुक्त को पकड़ना, तो आप वहाँ के एसपी साहब से आदेश नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट जाएंगे और उस अभियुक्त को पकड़ेंगे और रीजन उनको बताएंगे। अब एक चीज़ और सोचने वाली चीज़ है कि यहाँ 79 का काम पुलिस अधिकारी का है। 79 में पुलिस अधिकारी दूसरे यानी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके वारंट का निष्पादन करवाता है, और 78 में क्या होता है कि हमारा कोर्ट होता है, कोर्ट खुद डाक के माध्यम से भेजता है, वारंट का निष्पादन करवाता है। अब 79 में देखिए पोजिशन क्या बनता है कि 79 में फिर से बनता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अब देखिए सर सहायता हो गया 78 79 के लिए। अब 80 और 81 ये दोनों सेक्शन भी एक साथ हमें पढ़ना होगा।
80 में कहता है गिरफ्तार होने की प्रक्रिया, यानी वारंट निकल गया। वारंट निकलने के बाद पुलिस अधिकारी जब गिरफ्तार कर लेगी, मान लीजिए हमारी कुशीनगर जिले की पुलिस अधिकारी गई है और देवरिया में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, तो गिरफ्तार करने के बाद से अब वहाँ पे जो एसपी साहब होंगे, उस स्थानीय क्षेत्र के जो एसपी साहब होंगे, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे, जो पुलिस आयुक्त हैं, उनके पास ले जाएगा। लेकिन अगर जहां मान लीजिए जिस स्थान पे पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है, उस स्थान से हमारा कोर्ट, जो जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है, वह कोर्ट अगर 30 किलोमीटर है उसके अंडर में है, तो पुलिस अधिकारी, एसपी साहब, पुलिस आयुक्त और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास न ले जाके सीधे क्या करेगा, वारंट जारी करने वाले कोर्ट के सामने पेश करेगा। ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट 80 में बताया गया है। आप न्यायालय के पास वो लाएगा। 81 कहता है मजिस्ट्रेट के समक्ष आने पर क्या प्रक्रिया हुई। अगर मान लीजिए 30 किलो, अब देखिए अगर 30 किलोमीटर के रेंज में है तो पुलिस अधिकारी क्या करता है, सीधे कोर्ट में लाता है। अगर 30 किलोमीटर के रेंज में नहीं है, यानी अधिक है, लंबा 30 किलोमीटर से ऊपर है, तो 81 में क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष आने पर, यानी वहाँ के जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश करेगा। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है भाई, हम तो देख लिए अभियुक्त को, और वह चाहे तो 71 का प्रयोग करेंगे। अब 71 का मतलब कि अगर वारंट अवेलेबल हो, BW का है, तो उससे बंद पर निष्पादित करवाएंगे, पृष्ठांकन सहित सारी प्रोसीडिंग पूरी करेंगे। लेकिन मान लीजिए 437 है, 437 यानी अजमानती अपराध का वारंट है, तो कहेंगे भाई आप लेके जाइए। यानी ये मजिस्ट्रेट साहब, अब ये देखिए जो ट्रांजिट रिमांड पड़े थे वो यहीं पर काम करने लगता है। यानी 81 में ट्रांजिट रिमांड काम कर रहा है, यानी उन्होंने कहा कि अब ठीक है भाई, आप जो जुरिस्डिक्शंस वाले मजिस्ट्रेट हैं उनके पास ले जाइए, उनके सामने पेश कीजिए, वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा अपराध है, कैसे ट्रायल करना है। तो यहाँ अब देखिए 80 में गिरफ्तार करते, अगर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रही है, 30 किलोमीटर के रेंज में है न्यायालय, तो वहाँ पेश कर देगी, आना नहीं तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसपी, पुलिस आयुक्त को पेश करेगी। और 81 में क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आने में, मजिस्ट्रेट के सामने जब भी आप पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट उन्हें जुरिस्डिक्शंस रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास सुपुर्द करेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से हमने वारंट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।